इंदौर का रहने वाला एक लड़का कुश्ती का बड़ा शौकीन होता है, कुश्ती लड़ता है और कुश्ती इतनी जबरदस्त लड़ता है कि जो भी उसकी कुश्ती को देखता था उसकी खूब तारीफ करता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, एक रोज उसके पिता की मौत हो जाती है। वह लड़का अंदर से टूट जाता है, अपने आप को बड़ा कमजोर फील करता है, क्योंकि उसके पिता उसको खिलाने पिलाने में पूरी मदद करते थे और लड़ने के लिए उसको प्रेरित करते थे। अब उसके पिता ही नहीं रहे, लेकिन घर में उसका बड़ा भाई था। उसका बड़ा भाई उसको कहता है कि तुम कुश्ती लड़ो, तुम्हारा जितना खर्च होगा सारा खर्चा मैं वहन करूंगा, तुम बिंदास कुश्ती लड़ो। वह लड़का कुश्ती लड़ने लगता है और खूब नाम कमाने लगता है। लेकिन एक रोज की बात है, उस पहलवान के बड़े भाई की एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है। अब यह लड़का बिल्कुल लाचार हो जाता है। अब वह लड़का अपने भाई के अंत्येष्टि संस्कार करता है, फिर इसके बाद अपनी माँ के साथ घर में रहता और अपने जो उसकी खेती बाड़ी होती है उसी को करता और जीविकोपार्जन करता, माँ के साथ रहने लगता। एक रोज उस लड़के पर नजर एक एजेंट की पड़ जाती है। वह एजेंट हमेशा कुछ लड़कों को कभी दुबई तो कभी अमेरिका कभी अन्य देश में भेजा करता और अपना जो कमीशन होता है कमीशन ले लिया करता। ऐसे ही उस एजेंट की नज़र इस लड़के पर पड़ती है। वह एजेंट इस लड़के से कहता है कि तुम दुबई जाओ और वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे, मैं तुम्हें दुबई भेज देता हूँ, हमारा जो चार्ज होगा उसको बस दे देना, मैं तुम्हें दुबई भेज देता हूँ, अच्छा पैसा कमाओगे तुम। वह पहलवान इस लड़के की बात, इस व्यक्ति की बात को मान जाता है और अपना पासपोर्ट बनवाता है। फिर वह एजेंट दुबई के एक शेख से बात करता है और बात करके वीज़ा मंगवाता है और उस वीज़ा को लेकर के वह पहलवान उस पते पर चला जाता है। जब दुबई जाता है, जिस शेख के यहाँ जाता है उस शेख की बकरियां चराता और बकरियां चराते वक्त शाम को जब उसको छुट्टी मिलती तो बकरियों को लेकर के बाड़ी में आता, बकरियों को जब एक जगह कर देता, फिर इसके बाद शाम को अपना रियाज करता और खूब रियाज करता। एक रोज उस शेख की खूबसूरत बेटी थी, उसकी नज़र इस पहलवान पर पड़ जाती है, इसके गठीले बदन पर उसकी नज़र पड़ती है। वह शेख की बेटी इस लड़के से मन ही मन अब मोहब्बत करने लगती है और कामातुर हो जाती है। एक रोज वह शेख की बेटी उस लड़के को अपने कमरे में बुलाती है, फिर इसके बाद जो करती है आप सब सुन करके दंग रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना, हमें विश्वास है कि आप लोग पसंद जरूर करेंगे। आज तक की सबसे बेस्ट कहानी है, इसको आप लोग पूरा सुनिएगा, आनंद आएगा। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है इंदौर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत के पत्नी का नाम कुसुमा देवी होता है। ये दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम सुरेश होता है और छोटे वाले बेटे का नाम राजन होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे, पढ़ने लिखने में बड़े ही तेज तर्राक थे। जो छोटा वाला था वह कुश्ती का बहुत बड़ा शौकीन था। कुश्ती लड़ना उसके अंदर एक जुनून था। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। तब उसके पिताजी कहते हैं बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम करो, कुश्ती लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कुश्ती लड़ना चाहते हो तो कुश्ती एकदम बेखौफ होकर के लड़ो। अपनी पिता की जब बात सुनता है वह लड़का बिल्कुल जोश में आ जाता है और कुश्ती लड़ने लगता है। बचपन से अखाड़े में जाने लगता है और धुआंधार कुश्ती लड़ता। जो कोई उसकी कुश्ती को देखता मंत्रमुग्ध हो जाता, इतना जबरदस्त वह कुश्ती लड़ता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज हार्ट अटैक के कारण उसके पिता की मौत हो जाती है, राजन के पिता की मौत हो जाती है। अब दोनों भाई आनंद फानन में अपने पिता को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये मौत के मुंह में जा चुके हैं, अर्थात इनकी मौत हो चुकी है, आप लोग इनको घर पर ले जाइए। दोनों भाई रोते बिलखते अपने पिता के शव को घर पर लेकर के आते हैं। माँ का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। दोनों भाई रोते हैं, गांव घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गांव घर के लोग जब इकट्ठा होते हैं तब सभी लोग मिल करके राजन और राजन का बड़ा भाई दोनों लोग
अपने पिता को लेकर के श्मशान घाट पर जाते हैं और वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद घर पर आते हैं, फिर 13वीं संस्कार करते हैं। 13वीं संस्कार करने के बाद राजन अपने बड़े भाई सुरेश से कहता है कि भैया अब मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा। पिता ही सहारा थे, खेती बाड़ी करके 2 पैसा घर में लाते थे, उसी का घी मंगाते थे, बादाम मंगाते थे और हमें पिलाते थे, तब मैं कुश्ती लड़ता था। अब मैं कैसे कुश्ती लड़ूंगा। जब इतनी बात बड़ा भाई सुरेश सुनता है, तब कहता है, अरे पगला, पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, तेरा बड़ा भाई है ना, तू कुश्ती लड़, मैं तुझे कमा करके पैसा दूंगा और तू बेखौफ होकर के कुश्ती लड़। तुम्हारे पहलवानी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि तुम्हारे पहलवानी में कोई बाधा आवे। तुम बेखौफ होकर के कुश्ती लड़ो। जब इतनी बात राजन सुनता है, अपने भाई के अखबार से लिपट जाता है, रोने लगता है। सुरेश सांत्वना देता है। फिर इसके बाद सुरेश मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। मुंबई जाता है, वहां एक कंपनी में जॉब करने लगता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपने भाई राजन को पैसा भेजता। राजन बादाम खरीदता, घी खरीदता और दूध पीता, खूब कुश्ती लड़ता, खूब नाम कमाने लगा, धुआंधार कुश्ती लड़ने लगा। चारों तरफ बिल्कुल तहलका मच गया उसके नाम का। इतनी जबरदस्त कुश्ती लड़ने लगा वह लड़का राजन। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक रोज राजन का जो बड़ा भाई था सुरेश घर पर आया हुआ था, किसी काम से मार्केट गया हुआ था। अचानक तभी सामने से एक 4 व्हीलर कार आती है और पीछे से उसको धक्का मार देती है। सुरेश वहीं गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है। तभी वहां के स्थानीय लोग राजन को फोन लगाते हैं कि भैया तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तुम बहुत जल्दी यहाँ चले आओ। अब राजन आनंद फानन में दौड़ करके अपने भाई के पास जाता है। जब भाई के पास जाता है, देखता है उसका भाई लहूलुहान पड़ा है। अपने भाई को अखबार में उठा करके अपने भाई को लेकर के दौड़ते हुए हॉस्पिटल की ओर जाता है। हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट कराता है। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सुरेश की भी मौत हो जाती है। जब डॉक्टर साहब राजन से आकर के कहते हैं कि आपके भाई अब नहीं रहे, जब इतनी बात राजन सुनता है, रोने लगा। अपने भाई की शव से लिपट करके फूट फूट करके रोता है। किसी तरह से अपने भाई को घर पर लेकर के आया। माँ रोती है, खूब रोती है। भाई राजन गांव घर के लोगों को लेकर के, हितई मितई के लोगों को लेकर के अपने भाई को श्मशान घाट पर जाता है, फिर अंत्येष्टि क्रिया करता है। भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद घर पर आता है। उसका जो 13वीं संस्कार होता है, 13वीं संस्कार संपन्न कराता है। फिर इसके बाद घर पर रहने लगता है और भाई की याद में, पिता की याद में खूब रोता। एकांत में रहता तो खूब रोता। अब सोचता कि अब मैं कुश्ती नहीं लड़ पाऊंगा, अब कोई मेरा सहारा नहीं है। अब राजन अपने ही खेत में खेती बाड़ी का काम करने लगा। खेत में जो कुछ साग सब्जियां होती, अनाज होता, उगाता और उसी को बेचता। उसी से अपना और माँ का पेट पालन करता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। कुश्ती छोड़ देता है राजन, लड़ना छोड़ देता है, लेकिन रियाज उसका जारी रहा। अभ्यास करता था, एक्सरसाइज करता था। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता। एक रोज राजन पर नजर पड़ जाती एक एजेंट की। वह एजेंट अक्सर कुछ लड़कों को दुबई या अमेरिका या अन्यत्र देशों में भेजा करता और अपना कमीशन लेता, लड़कों को कमाने के लिए भेजता। उसका अच्छी सेटिंग थी, पकड़ था। कई दुबई में कई शेखों से पकड़ थी उसकी, अमेरिका के कई कंपनी के मालिकों से, मैनेजरों से संपर्क था उसका। कंपनियों में भेजता और अपना कमीशन लेता, यही उसका काम था। उसका नाम था सुभाष। जब सुभाष की नजर राजन पर पड़ती है, तब सुभाष राजन से कहता है कि राजन, तुम तो कुश्ती छोड़ चुके हो, तुम एक काम करो, तुम दुबई जाओ, मैं तुम्हें दुबई भेजता हूँ। दुबई जाओगे, वहां कमाओगे, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। अब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, तुम्हारा मददगार कोई नहीं है। अब तुम्हें ही घर चलाना है, अपनी शादी भी करनी है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें दुबई भेज देता हूँ, तुम दुबई चले जाओ, तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो। तब राजन कहता है, भैया बात तो आप ठीक कर रहे हैं, पर मेरे पास जो कोई हुनर होता है कि किसी कंपनी में जाऊं, कोई हुनर मेरे पास है नहीं।
मैं कोई काम आज तक सीखा नहीं कुश्ती के अलावा, खेती बाड़ी कर लेता हूँ और अपना जीविकोपार्जन कर लेता हूँ। इतनी बात जब वो शेख सुनता है, कहता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। शेख, एक दुबई में एक शेख है, उसकी बकरियां चराना है तुझको। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें यहाँ का कम से कम 50,000 रुपया मिलेगा। जब इतनी बात हुआ, राजन सुनता है, कहता है भैया ठीक है, आप उस शेख से बात करो, मैं जरूर जाऊंगा। अगर कम से कम 3 या 4 साल कमा लूंगा तो अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा, फिर अपने ही यहाँ मार्केट में कोई दुकान डाल दूंगा या कोई बिजनेस डाल दूंगा और पैसा कमाऊंगा। फिर मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा कष्ट सहूंगा 2-3 साल, फिर इसके बाद तो मुझे जाना ही नहीं है। अब बात करो। जब इतनी बात हुआ, सुभाष सुनता है, तब कहता है कि तुम एक काम करो, अपना पहले पासपोर्ट बनवा लो। जब तुम पासपोर्ट बनवा के तैयार कर लोगे, मैं शेख से बात कर ले रहा हूँ, तब तक मैं वीजा मंगवा ले रहा हूँ, तब तक तुम अपना पासपोर्ट बनवा रखो। राजन कहता है ठीक भैया। अब राजन अपना पासपोर्ट बनवाने लगा। पासपोर्ट कुछ ही दिन में बनवा लिया। लेकिन इधर जो सुभाष था, एक शेख से बात करता है। शेख का नाम जुबैर अलहद वाहिद था। उस शेख से बात करता है सुभाष, कहता है कि मेरा एक बंदा है आपके यहाँ बकरियां चराने के लिए जा सकता है, क्या मैं उसको भेज दूं? तब वह शेख कहता है कि जरूर, मैं आपको जो वीजा होता है बनवा करके भेजता हूँ, उसका नाम पता बता दीजिए, मैं उस वीजा को भेज देता हूँ। अब सुभाष उसका सारा डॉक्यूमेंट और नाम पता भेज देता है। फिर इसके बाद वह शेख वीजा तैयार करा करके सुभाष के पास भेज देता है और सुभाष उस वीजा को राजन को दे देता है, अपना जो कमीशन होता है ले लेता है। फिर इसके बाद उस वीजा को पा करके जो राजन था, अपनी माँ को अपने मामा के घर छोड़ देता है। मामा के घर, मामा से कहता है कि मामा मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ और वहाँ 2-3 साल कमाऊंगा, फिर इसके बाद घर आ जाऊंगा, फिर माँ को घर लाऊंगा और एक आध दुकान डाल दूंगा या कोई बिजनेस डाल दूंगा और पैसा कमाऊंगा, फिर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, तब तक माँ का ख्याल रखना। उसके मामा कहते हैं ठीक है, अपनी माँ को यहीं छोड़ दो। अब राजन की माँ राजन की मामा के यहाँ, अर्थात अपने भाई के यहाँ, अपने मायके में रहने लगती हैं। इधर जो राजन था अब वीजा लेकर के दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई जाता है, शेख के यहाँ जाता है, शेख के यहाँ बकरियां चराने लगता है और बड़ी शिद्दत से बकरियां चराता और बकरियों को दिन भर बकरियों को चराता, शाम को उस बाड़े में लाता जहां बकरियां बांधी जाती हैं, बकरियों को ठहराया जाता है, वहां लाता। फिर इसके बाद वहां लाने के बाद अपना नाश्ता करता, नाश्ता करने के बाद खूब एक्सरसाइज करता, खूब अपना अभ्यास करता, कुश्ती का जो उसका एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज करता और खूब पसीना पसीना हो जाता। एक रोज शेख की खूबसूरत बेटी थी, वह हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, वह घर पर नहीं होती है। उधर छुट्टी लेकर के एक रोज घर पर आती है शेख की बेटी, उसका नाम हबीदा शेख होता है। जब वह घर पर आती है तब मुआयना करने के उद्देश्य से उस बकरियों के बाड़े में जाती है, देखने के लिए जाती है। उधर जो राजन था बकरियों को चरा करके उस बाड़े में लेकर के आया था, ठहरा दिया, पानी उनी थोड़ा पिया, फिर इसके बाद अपनी एक्सरसाइज पे लग गया, खूब एक्सरसाइज कर रहा था। तभी हबीदा वहीं से गुजरती है, देखती है एक नौजवान गठीला बदन खूबसूरत लड़का एक्सरसाइज कर रहा है और खूब एक्सरसाइज कर रहा है। वह लड़की वहीं खड़ी होकर के देख रही थी। तभी राजन की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और हबीदा की नजर उस पर राजन पर पड़ती है। दोनों में नैनचार हो जाते हैं, लेकिन राजन अपने काम में मशगूल हो जाता है। अब वह हबीदा अपने घर पर आती है और दिन रात अब राजन के प्रति सोचने लगी। राजन की गठीले बदन को देख करके वह कामुक्त हो जाती है। वह राजन से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है, लेकिन घर पर उसके माता पिता होते हैं। वह मौका नहीं पाती कि राजन को अपने पास बुलावे, उससे 2 बात करे, अपने पास बैठावे, उससे प्यार का इजहार करे। एक रोज मौका पा जाती है। वह लड़की जब मौका पाती है, उसके माता पिता कहीं घूमने के लिए विदेश चले गए थे। अब उसके माता पिता जब घर पर नहीं होते हैं तब स्वयं जाती है, राजन के पास जाती है, राजन को कहती है राजन तुम हमारे कमरे में आओ, तुमसे एक जरूरी बात है। राजन अब उसके कमरे में चला जाता है, हबीदा के कमरे में चला जाता है और उससे पूछता है कि मैडम जी क्या बात है, कहिए ना। तब हबीदा कहती है आओ मेरे बेड पर बैठो।
अब थोड़ा सा वो लड़का सकपकाने लगता है, लेकिन जाकर के बैठ जाता है। अब हबीदा उससे धीरे धीरे उसका एड्रेस पता पूछने लगती है, नाम पूछने लगती है। फिर इसके बाद पूछती है कि तुम देखने में इतनी खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हारी इतनी खूबसूरत बदन है, और तुम कोई अच्छे घर से दिख रहे हो, लेकिन यहाँ किस मजबूरी में आए हो, बकरियां चराते हो, इतनी सुंदर शरीर है आपकी, किस कारण से आए हो? तब वह लड़का सारी बात बताने लगता है राजन। वो लड़की गमगीन हो जाती है, कहती है राजन मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जब तुम्हें पहली नजर में तुमको हमने देखा, तब से मेरे दिल में तुम्हारे प्रति प्यार उत्पन्न हो रहा है, मुझसे शादी करोगे? राजन जब इतनी बात सुनता है, कहता है मैडम आप कैसी बात कर रही हैं, मैं यहाँ आपका नौकर बन के आया हूँ, मैं आपसे शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। वह लड़की एकदम कामातुर थी। वह लड़की हबीदा कहती है कि नहीं, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ, जब से तुम्हें मैंने देखा है तब से मेरा जी बिल्कुल बेचैन है, तुम मुझसे शादी करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुमसे संबंध बनाना चाहती हूँ। वो लड़की उसके बदन को सहलाने लगती है और उस लड़के को राजन को लेकर के अपने बेड पर सो जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। वह लड़का बहुत समझाने बुझाने का करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन वह लड़की नहीं मानती है। वो लड़की जिद कर बैठती है कि नहीं तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुमसे शादी करूंगी। वह लड़का कहता है मालकिन अगर आपके माता पिता जान जाएंगे तो मेरे जी पर सामत आ जाएगी, मेरी मौत हो सकती है, लोग हमें मरवा सकते हैं या काल कोठरी में बंद करवा सकते हैं, मेरे साथ ऐसा जुर्म मत करो। लेकिन वह लड़की कहती तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी, तुम जरा से भी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। वह लड़की हाथ जोड़ने लगती है राजन के आगे। राजन अब दया बस उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है, उस लड़की से संबंध बनाता है, खूब संबंध बनाता है उस लड़की के साथ। वह लड़की बिल्कुल संतुष्ट जब हो जाती है, फिर इसके बाद दोनों संबंध बनाकर थोड़ा बेड पर बैठते हैं। वह लड़की हबीदा कहती है कि राजन अब मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, चाहे जो हो जाए, लाख बहाना करना पड़े, पर मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। वह लड़का कहता है कि आपके माता पिता तैयार नहीं होंगे, लेकिन वह हबीदा कहती है कि मैं उन्हें, चाहे वो तैयार हो या न हो, लेकिन मैं चाहे जो हो जाए आपसे शादी करूंगी, आप चिंता मत करना। इतने में कुछ दिन व्यतीत होता है, हबीदा के माता पिता घर पर आ जाते हैं और जब घर पर आते हैं तभी एक रोज राजन को कॉल जाता है घर से कि उसकी माँ की मौत हो गई है। अब जब इतनी बात राजन सुनता है, घबरा जाता है, रोने लगता है, फुट फुट कर रोने लगता है और अपने मालिक से जाकर के सारी बात बताता है कि मालिक अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी माँ की मौत हो चुकी है, घर में केवल माँ थी और उसकी मौत हो चुकी है, मैं तत्काल घर जाना चाहता हूँ। जब इतनी बात उसका मालिक सुनता है, दया बस कहता है ठीक है बेटा, पैसा देता है मालिक और उसका पासपोर्ट वीजा जो होता है, पासपोर्ट होता है, उसको देता है, कहता है तुम जाओ घर, अगर तुम्हारा आने का मन करेगा तो तुम चले आना, तुम्हारे लिए हमारा पूरा दरवाजा खुला हुआ है। इतनी बात राजन सुनता है, अखबार से समेट लेता है उस मालिक को, फिर इसके बाद हबीदा के पास जाता है, हबीदा से कहता है कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे विदा करो। वह हबीदा उसको हंस करके विदा करती है, कहती है कि तुम बेखौफ होकर के घर जाओ और मैं तुम्हें जल्द ही किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाऊंगी और तुम आना, मुझे धोखा मत देना। राजन कहता है ठीक है मालकिन, मैं जरूर आऊंगा। अब फ्लाइट के जरिए राजन अपने घर चला आता है और घर आने के बाद अपनी माँ की अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद अपने घर पर रहने लगता है। इधर जो हबीदा थी, हबीदा पढ़ लिख करके जब बिल्कुल पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाती है, तब अपने पिता से कहती है, उसके पिता के पास बहुत पैसे थे और हबीदा कहती है कि पिताजी मैं अमेरिका में एक शूज का बिजनेस डालना चाहती हूँ, जूतों का बिजनेस डालना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए और मैं अमेरिका जाकर के बिजनेस डालूंगी। उसके पिता, हबीदा के पिताजी कहते हैं ठीक है बेटी, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम जाकर के बिजनेस डाल सकती हो। अपने पिता से वह लड़की पैसा लेती है, पैसा लेने के बाद अमेरिका जाती है। अमेरिका जाने के बाद वहीं एक बहुत बड़ी मॉल चलाने लगती है, शूज का मॉल होता है, बहुत बड़ी दुकान खोलती है और उसी को चलाने लगती है और वहीं की नागरिकता ले लेती है।
क्योंकि बार बार उसको आना जाना पड़ता था। वो परेशान हो जाती थी। फिर वहीं की जब नागरिकता ले लेती है तो वहाँ अस्थायी रूप से रह करके अब अपनी जो उसकी मॉल की दुकान, शूज की दुकान थी, उसको चलाने लगती है। एक रोज वह हबीदा राजन के मोबाइल पर फोन करती है। फोन करने के बाद कहती है कि मैं यहाँ शूज का बहुत बड़ा मॉल खोल चुकी हूँ और मैं तुम्हें वीजा भेजती हूँ और तुम यहीं चले आओ, हम लोग यहीं ऐश से रहेंगे और शादी कर लेंगे। जब इतनी बात राजन सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं जरूर आऊँगा, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, मैं जरूर आऊँगा। अब वो हबीदा वीजा तैयार करा करके भेजती है राजन के पास। राजन अपना पासपोर्ट तैयार कराता है। फिर इसके बाद उस पते पर चला जाता है हबीदा के पास। हबीदा के पास जब जाता है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों वहीं की कोर्ट में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वह लड़की हबीदा राजन को भी वहीं की नागरिकता दिलवा देती है। दोनों वहीं एक साथ रहने लगते हैं। कुछ ही दिन व्यतीत होता है, एक खूबसूरत लड़के को हबीदा जन्म देती है। इधर हबीदा के माता पिता को जानकारी हो जाती है कि जो राजन हमारे यहाँ काम कर रहा था उसी से हबीदा शादी कर ली है। उसके माता पिता जब इतनी बात सुनते हैं कि उसको एक बच्चा भी पैदा हुआ है, तब बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। अपनी बेटी को फोन लगा करके कहते हैं कि तुमने ये सब क्या किया। वो लड़की हबीदा कहती है कि पिताजी, मैं राजन से बेहद प्यार करती थी। राजन बहुत ही खूबसूरत लड़का है और मैं इससे प्यार करती थी, इसीलिए मुझे सारा खेल खेलना पड़ा। उसके माता पिता कहते हैं ठीक है, अगर तुमने शादी कर लिया तो ठीक है, तुम ऐसे वहां रहो, हंसी खुशी से रहो, और हम लोग जब तक यहाँ हैं, हम लोग जब तक जीवित हैं, यहाँ की सारी व्यवस्था देख रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ की भी व्यवस्था तुम ही लोगों को तो देखना है। कुछ दिन तक हबीदा के माता पिता जीवित रहते हैं, तब तक वहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं। जब उनकी मौत हो जाती है तो हबीदा यहाँ की जितनी संपत्ति थी उस संपत्ति को बेच करके अमेरिका में सभी लोग शिफ्ट हो जाते हैं। हबीदा और राजन, उसका एक बेटा जो था, सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं और वहाँ कई कंपनी चलाने लगते हैं और हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। ये थी हबीदा और पहलवान राजन की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं, नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रोजेंद्र सिंह जी, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं, उनकी पत्नी रानी सैनी जी हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं ये लोग। एक हैं श्रवण मौर्य जी, कच्छ गुजरात से हैं। चंचल यादव जी जम्मू कश्मीर से हैं। दिनेश चौबे जी हैं, गोपालगंज बिहार से हैं। देवजीत दत्त जी हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, ये लोग बेहद पसंद करते हैं। अजय कुमार जी हैं, जौनपुर जिले से हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। इन लोगों ने नाम लेने के लिए अपील किया था। आप लोग भी नाम बुलवाना चाहते हैं वीडियो में तो आप भी अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी और कहानी के साथ अगले एपिसोड में, किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।